Hello and welcome to IS Setu. My name is Tushant Yadav and today we are going to do economy full length test discussion. तो इकोनॉमी का फुल लेंथ आपने अटेम्प्ट किया है, उसका डिस्कशन करेंगे आप। कुछ क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हैं, उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मुझे लगता है कि उसमें कॉन्सेप्चुअल एरर हो सकती है, इसलिए उन क्वेश्चंस को मैं प्रेफर कर रहा हूँ। जैसा कि पहला क्वेश्चन नंबर, कर्व्स दिए हैं और मेजर्स। फिलिप्स कर्व के बारे में पूछ रहा है एंड लाफर कर्व के बारे में। क्या लिख रहा है सामने? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनइक्वालिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वेल्थ विद इन एन इकोनॉमी। क्या है इसका आंसर? दो चीजें समझते हैं कि फिलिप्स कर्व क्या होता है, लाफर कर्व क्या होता है। देखिए ये है लाफर कर्व, किसने दिया था? अर्थर लाफर ने। ये कर्व क्या बताता है? ये कर्व ये बताता है कि जैसे गवर्नमेंट टैक्स इंपोज करेगी तो टैक्स रेवेन्यू के साथ क्या होगा। तो गवर्नमेंट ने टैक्स इंपोज करना शुरू किया, तो गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाया, तो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। फिर ये कर्व कहता है कि एक समय ऐसा आएगा, एक टैक्स रेट ऐसा आएगा जिसमें गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू होगा वो मैक्सिमम रेवेन्यू होगा, और अगर गवर्नमेंट ने उससे ज्यादा टैक्स अप्लाई किया तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिड्यूस होने लगेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने एक टैक्स रेट ऐसा होगा जिसपे गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू सबसे मैक्सिमम होगा, टैक्स रेवेन्यू। अगर उसके बाद आपने थोड़ा सा भी टैक्स इंक्रीज किया तो टैक्स रेवेन्यू डिक्रीज होने लगेगा। अब आप पूछ रहे होंगे इसका रीजन क्या है। देखिए रीजन ये है कि जब आप टैक्स बहुत ज्यादा अप्लाई कर दोगे तो लोग टैक्स की चोरी करना शुरू कर देंगे। तो उन्हें लगेगा या तो उनको इंसेंटिव नहीं होगा काम करने का, या तो वो काम नहीं करेंगे। अगर वो काम करेंगे, वेल्थ जनरेट करेंगे, तो वो टैक्स की चोरी करेंगे, टैक्स देना नहीं चाहेंगे। उसकी वजह से गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू कम हो जाएगा। लेट से किसी ने 100 रुपए का काम किया और गवर्नमेंट ने 45% रुपए का टैक्स लगाया, यानी गवर्नमेंट के पास 45 रुपीज जाएगा, तो उसके पास तो 55 रुपीज बचेगा। तो वो कहेगा मैं काम ही क्यों करूं, है ना। इसलिए तो एक टैक्स रेट ऐसा होगा जिसमें गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू सबसे मैक्सिमम होगा। उस टैक्स रेट के बाद अगर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया तो उसका रेवेन्यू कम होने लगेगा। ये प्रॉपर रीजन है। तो ये चीज अर्थर लाफर ने बताई अपने लाफर कर्व से। तो लाफर कर्व बेसिकली है क्या? टैक्स रेट का रिलेशन बताता है टैक्स रेवेन्यू से। क्लियर है इतना? और अगर इसमें एक चीज समझी जाए, गवर्नमेंट अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना चाहे तो एक काम कर सकता है, गवर्नमेंट टैक्स बेस बढ़ा सकता है। तो कम टैक्स रेट लगाए पर बेस ज्यादा हो। बेस ज्यादा मतलब ज्यादा लोग कंप्लाई करें, ज्यादा लोग टैक्स स्लैब में आए या ज्यादा लोग टैक्स दें। उससे क्या होगा, ज्यादा लोग टैक्स देंगे पर कम देंगे, तब भी गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। समझ रहे हैं इस बात को? आइए समझते हैं लॉरेंज कर्व के बारे में। लॉरेंज कर्व बताता है इनकम इनइक्वालिटी के बारे में। क्या होता है ये? यहां पर है परसेंटेज ऑफ इनकम और इस पे है एक्स एक्सिस पे परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड, और ये शुरुआत हो रहा है पूरे से। सबसे गरीब जो होंगे यहां पर होंगे, और उसके बाद यहां पर आते 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 यहां पर रिचेस्ट होंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये ग्राफ क्या बताता है? ये परफेक्ट इक्वालिटी लाइन है। परफेक्ट इक्वालिटी लाइन क्या है कि 20% लोगों के पास, 20% पॉपुलेशन के पास 20% इनकम आ रही है, बहुत अच्छी बात है, इक्वालिटी है। 40% इनकम के लोगों के पास 40% इनकम आ रही है, एंड सो ऑन। लेकिन अगर आप इस कर्व को देखिए, लेट्स से ये इंडिया का कर्व है, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, पहले के जो 20% लोग हैं उनको बस मान लीजिए 2% इनकम का मिल रहा है। लेकिन लास्ट के आप देखिए 90 to 100% मान लीजिए, ये वाली रेंज में देखिए, तो इनको कितना मिल रहा है? इनको ये 60% इनकम मिल रहा है। ग्राफ समझ पा रहे हैं आप? तो इनकम इनइक्वालिटी, तो जैसे जैसे ये परफेक्ट इक्वालिटी से ये लाइन शिफ्ट होगी, वैसे वैसे इनकम इनइक्वालिटी बढ़ेगी। कम लोगों के पास ज्यादा पैसे होंगे और ज्यादा लोगों के पास कम पैसे होंगे। ये तो वही बात हुई कि अगर पॉपुलेशन 100% ले लिया मैंने, तो 90% लोगों के पास 10% इनकम है और 10% के पास 90% इनकम है। कितनी ज्यादा इनइक्वालिटी है। तो लॉरेंज कर्व बताएगा कि इनकम इनइक्वालिटी कितनी ज्यादा। समझ आई इस बात को? और तीसरा कर्व है फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व क्या बताता है बेसिकली कि जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का रिलेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन्फ्लेशन के। कैसे भाई? देखिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा यानी लोग बेरोजगार होंगे तो डिमांड कम करेंगे।
अरे क्यों भाई डिमांड कम करेंगे? क्योंकि उनके हाथ में पैसे नहीं होंगे, तो उनके पास परचेज करने की क्षमता नहीं है, परचेज नहीं कर पाएंगे तो चीज़ों की डिमांड कम करेंगे। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, उनके पास सैलरी नहीं है, कोई वेज नहीं है, तो उनके पास कोई डिमांड करने का ऑब्जेक्टिव नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है तो वो डिमांड नहीं कर सकेंगे। डिमांड नहीं करेंगे चीज़ों की तो डिमांड रिड्यूस होगी और सप्लाई उतनी ही है। तो किसी चीज़ की डिमांड बहुत कम है और सप्लाई है, तो उससे क्या होगा? इन्फ्लेशन नीचे आएगा। तो जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा इन्फ्लेशन रिड्यूस होगा। तो यही कर बताता है कि जैसे जैसे आप अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं इन्फ्लेशन नीचे की तरफ आ रहा है। तीनों कर्व समझ में आए या नहीं आए आपको? अब इसका आंसर देखिए, फिलिप्स कर्व क्या बताता है भाई? बताइए आप लोग। अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का नाता, यहां पर क्या लिखा है? तो ये गलत है और दूसरा भी गलत है। तो ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम विद इन एन इकोनॉमी, ये लॉरेंज कर्व है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्टली मैच पूछा है तो डी, नीदर वन नीदर टू। कॉन्सेप्चुअल था, अच्छा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। With reference to economy, stagflation occurs when there is decline in the economic growth, high in employment। तो हाई एम्प्लॉयमेंट और डिक्लाइन इन इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टैगफ्लेशन के बारे में पूछ रहा है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन को आप तोड़ लीजिए। स्टैगफ्लेशन का होता है मतलब स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन, यानी मंदी भी है और मुद्रास्फीति भी है। तो इसको मुद्रास्फीति बोलते हैं हिंदी में इन्फ्लेशन को, यानी मंदी भी है। मंदी का मतलब होता है कि डिमांड बहुत कम है, और इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि चीजों के प्राइस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, राइज इन द जनरल प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, इसे इन्फ्लेशन बोलते हैं। या इन्फ्लेशन को ये भी बोल सकते हैं कि पैसे की खरीदने की क्षमता कम हो गई, रिड्यूस इन द परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी। स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन, इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। ठीक है, तो आपने इसका संधि विच्छेद कर दिया, एक्चुअली आपने इस टर्म को ब्रेक कर दिया। मंदी, तो पहला ऑप्शन क्या है? डिक्लाइन इन इकोनॉमिक ग्रोथ, बिल्कुल, क्योंकि मंदी है तो इकोनॉमिक ग्रोथ में डिक्लाइन होगा, बिल्कुल सही है। हाई एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट हाई होगा क्या? नहीं, एम्प्लॉयमेंट बल्कि कम होगा क्योंकि मंदी चल रही है। समझ रहे हैं इस बात को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन। तो स्टैगफ्लेशन अगर आपको पता था तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी था। Which of the following, question number 8, which of the following will lead to an increase in the money multiplier effect? तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मनी मल्टीप्लायर के बारे में पूछ रहा है। तो बेसिकली कह रहा है कि मनी मल्टीप्लायर कैसे इंक्रीज होगा, यानी बेसिकली मनी की सप्लाई इकोनॉमी में कैसे इंक्रीज होगी, है ना? तो ये पूछ रहा है। पहला क्या पूछ रहा है? इंक्रीज इन रेपो रेट, डिक्रीज इन रेपो रेट, इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट एंड डिक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट। मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है, मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है, तो आरबीआई रेपो रेट के साथ क्या करे? रेपो रेट को रिड्यूस कर दे। रेपो रेट क्या होता है अगर मोटा मोटा समझें आप, तो रेपो रेट का मतलब होता है रीपर्चेज रेट। कहने का मतलब आरबीआई जो है बैंकों को लोन एक्सटेंड करता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख लेता है अपने पास। जिस रेट पर लोन देता है उसे बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट को डिक्रीज कर दीजिए तो आरबीआई क्या करेगा? रेपो रेट को डिक्रीज करेगा। रेपो रेट को डिक्रीज करेगा तो बैंकों के पास लोन जो होगा, लेट्स से अगर रेपो रेट डिक्रीज किया तो 4% पे लोन मिलेगा आरबीआई से, तो कंज्यूमर को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, लेट्स से 7% पे लोन एक्सटेंड करेंगे, है ना? तो अगर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोगों को लोन एक्सटेंड करेंगे तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाएगी, क्योंकि लोन चीपर हो जाएंगे, लोग लोन लेना प्रेफर करेंगे फॉर कंजम्पशन, फॉर इन्वेस्टमेंट, अदर पर्पसेस के लिए। ठीक है, तो अगर रेपो रेट को डिक्रीज कर दिया जाए तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ती है, बिल्कुल। और रिवर्स रेपो रेट को डिक्रीज कर दिया जाए तो भी मनी सप्लाई बढ़ेगी। ये समझिए, थोड़ा सा टिपिकल सवाल था पर अच्छा लगा मुझे, ऐसे सवाल अच्छे हैं। आई थिंक वो सवाल ही मिस हो गया। रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज कैसे होगा? क्वेश्चन ये था कि रिवर्स रेपो रेट, मैंने बोला चौथा ऑप्शन था, रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज होगा तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। कैसे?
रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? आरबीआई जब बैंकों से लोन लेता है या बैंक जब आरबीआई को पैसे, अपना पैसा आरबीआई के पास रखते हैं और आरबीआई से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करते हैं, तो जिस रेट पे करते हैं उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। जब रिवर्स रेपो रेट कम हो जाएगा तो बैंक जो है आरबीआई के पास अपना पैसा रखना ही नहीं चाहेंगे। अगर आरबीआई के पास अपना पैसा नहीं रखना चाहेंगे तो लोगों को, कस्टमर को देंगे वो। लेट से अगर बैंक लोन कस्टमर को 7% पे दे रहा है और रेपो रेट 5% है, तो आरबीआई के पास क्यों रखे? उसको 5% का मुनाफा होगा, लेकिन लोगों को देने में उसको 7% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो लोगों को लोन देना ज्यादा प्रेफर करेगा। तो जब भी रिवर्स रेट डिक्रीज होगा तो बैंक चाहेगा कि लोगों को लोन दे दिया जाए, है ना। इसलिए जैसे ही लोगों को लोन देगा तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। समझे इस बात को? इसलिए रेपो रेट को इंक्रीज कर दीजिए, डिक्रीज कर दीजिए, या रिवर्स रेपो रेट को आप डिक्रीज कर दीजिए। इन दोनों कंडीशन में मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। ठीक है, देखिए ये पूरा मैंने लिख भी दिया आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज आर नॉट कंपोनेंट ऑफ कैपिटल रिसीट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? ये कैपिटल रिसीट क्या होती है भाई, थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए बजट के दो पार्ट होते हैं, एक रेवेन्यू अकाउंट होता है, एक कैपिटल अकाउंट होता है। रेवेन्यू अकाउंट का मतलब बेसिकली शॉर्ट टर्म में जो पैसे आते हैं, शॉर्ट टर्म में या तो रेवेन्यू आता है या तो एक्सपेंडिचर होता है बेसिकली, है ना। तो दो अकाउंट है, एक रेवेन्यू अकाउंट है यानी डेली बेसिस पे, शॉर्ट टर्म बेसिस पे कहीं से रेवेन्यू आएगा, कहीं पर एक्सपेंडिचर होगा, डेली बेसिस पे, शॉर्ट टर्म बेसिस पे। कैपिटल अकाउंट का बेसिकली मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म पे कभी कभी गवर्नमेंट के पास पैसे आएंगे और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी। ठीक है, तो अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत है तो लेक्चर 2 है इकोनॉमी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में, मैंने इसको पूरा अच्छे से समझाया विद एग्जांपल। लेकिन यहां पर आप समझिए बजट के दो पार्ट होते हैं, एक रेवेन्यू अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट यानी शॉर्ट टर्म बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म बेसिस पे बात कर रहे हैं। कैपिटल अकाउंट मतलब हम लॉन्ग टर्म पे बात कर रहे हैं। रेवेन्यू अकाउंट के दो पार्ट होंगे, कहीं से पैसे आएंगे, रेवेन्यू रिसीट, रिसीट मतलब आना, और आप डेली बेसिस पे, शॉर्ट टर्म बेसिस पे कुछ खर्चे करोगे, उसे बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कभी कभी जो आपके पास पैसे आएंगे उसे बोलेंगे हम कैपिटल रिसीट, और कभी कभी जो आप खर्च करेंगे उसे बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसा होता है। अब आप पूछ रहे होंगे कि कभी शॉर्ट टर्म पे पैसे आएंगे कहां से? टैक्स से आ सकता है, नॉन टैक्स से आ सकता है। टैक्स में कस्टम ड्यूटी हो सकता है, कॉर्पोरेट टैक्स होता है, इनकम टैक्स होता है, जीएसटी होता है, ये सब होते हैं। नॉन टैक्स के क्या सोर्स हो सकते हैं? फाइन, फी, टोल, डिविडेंड, इंटरेस्ट रिसीव्ड एटसेट्रा, है ना। आप खर्चे क्या कर सकते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस पे? डेवलपमेंटल वर्क के लिए कर सकते हैं, नॉन डेवलपमेंटल वर्क के लिए कर सकते हैं, मेंटेनेंस ऑफ वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एटसेट्रा, इंटरेस्ट पेमेंट करना, डिफेंस में खर्चा, सब्सिडीज, ग्रांट्स, सैलरीज, पेंशन, लॉ एंड ऑर्डर एटसेट्रा। और अगर कैपिटल अकाउंट की बात करें तो कैपिटल में कभी कभी कहां से पैसे आएंगे? लोन्स एंड बोरोइंग्स, आपने किसी से लोन ले लिया, रिकवर द प्रिंसिपल अमाउंट, किसी को आपने लोन दिया उसका प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास आया है, आपने अपनी प्रॉपर्टी, सेल ऑफ गवर्नमेंट असेट, वो आपने बेच दिया है, उससे जो पैसे आए हैं, आपने पीएसयूज का डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया है, उससे जो पैसे आएंगे, कभी कभी आएंगे, लॉन्ग टर्म की बात है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होगा? एक्सपेंडिचर ऑन फ्रेश इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने नई रोड बना दी, नई बिल्डिंग्स बनवाई हैं, मेट्रो लाइन नई बनवाई है, उस पर जो होगा। ठीक है, रीपेमेंट ऑफ लोन, आपने किसी से लोन लिया था, उसका आपने प्रिंसिपल अमाउंट वापस किया, उसको तो रीपे किया, तो आपका एक्सपेंडिचर है। लोन टू स्टेट गवर्नमेंट, आपने जो स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया वो आप कभी कभी देंगे, तो वो किस में काउंट होगा? कैपिटल अकाउंट में काम होगा। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट के दो अकाउंट होते हैं, एक रेवेन्यू अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। इसमें पूछा है कौन सा कैपिटल रिसीट का पार्ट नहीं है? कैपिटल रिसीट यानी कैपिटल अकाउंट में कैपिटल रिसीट की बात कर रहा है, इसका कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा डी ऑप्शन लिख लीजिए, यहां पर 1 2 3 4 होगा, आपने दिया होगा तो आपके पास ऑप्शन होंगे। टेलीकॉम स्पेक्ट्रम ऑक्शन, इसमें जो पैसे आते हैं वो रेवेन्यू अकाउंट में आते हैं, रेवेन्यू अकाउंट के रेवेन्यू रिसीट में आते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म बेसिस पे होता है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट्स देती है तो वो डेली बेसिस पे देती है, रेगुलर शॉर्ट टर्म बेसिस पे देती है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीट ऑन लोन्स ग्रांटेड, तो आपने लोन्स दिए हैं
उस पर जो आपका इंटरेस्ट आता है वो डेली बेसिस पे काउंट होता है, इसलिए क्या है, रेवेन्यू रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट। डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सब क्या है, रेवेन्यू रिसीट। तो ये सारे क्या हैं, एक्चुअली रेवेन्यू रिसीट है, कोई भी कैपिटल रिसीट का पार्ट नहीं है। तो उसने पूछा कौन सा नहीं है, तो सारे नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी 1 2 3 4। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ दीज आर इंक्लूडेड इन द करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन ऑफ इंडिया विद द वर्ल्ड। तो अब हम यहां पर बात कर रहे हैं ओपन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ओपन इकोनॉमी में आपको पता होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। इसके दो पार्ट होते हैं भाई, एक करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या होता है, बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो जो गुड्स में ट्रेड होता है वो यहां पर काउंट होता है, जो सर्विसेज में ट्रेड होता है उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स। तो ये होता है। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, जैसे कि कैपिटल अकाउंट में हो गया हमारा एफडीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा, है ना। ये होता है हमारा ओपन इकोनॉमी। अगर ओपन इकोनॉमी है, हम किसी और के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं, तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, दो अकाउंट होते हैं जिसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, बैलेंस ऑफ इंडिविजुअल होता है। इन्होंने सवाल पूछा है कि करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में कौन सा इंक्लूड होगा, ट्रेड बैलेंस ऑफ गुड्स, तो बिल्कुल होगा क्योंकि वो बीओटी में आता है, बीओटी करंट अकाउंट में आता है, बिल्कुल सही है भाई। फ्लो ऑफ रेमिटांसेस, रेमिटांसेस जो पार्ट हैं वो बैलेंस ऑफ इनविजिबल के पार्ट हैं, यानी ये इधर में आता है। ठीक है, तो ये किसका पार्ट है, करंट अकाउंट का पार्ट है। तो फ्लो ऑफ रेमिटेंसेस किसका पार्ट है, बीओआई का। ट्रेड इन इनविजिबल्स मतलब बेसिकली सर्विसेज की बात कर रहा है, जो देखा नहीं जा सकता, इनविजिबल्स, तो ये भी बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स में आएगा। वो किसका पार्ट है, वो भी करंट अकाउंट का पार्ट है। ग्रांट्स गिवन बाय फॉरेन गवर्नमेंट्स, तो फॉरेन गवर्नमेंट्स ने हमारी गवर्नमेंट को ग्रांट्स दिए। बेसिकली ग्रांट्स जो होते हैं वो डेली बेसिस पे काउंट होते हैं, करंट अकाउंट पे काउंट होते हैं। तो ये भी किस में आएगा, फोर्थ भी करंट अकाउंट में। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, डी होगा इसका ऑप्शन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड जीडीपी डिफ्लेटर। क्या होता है भाई जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर होता है नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। व्हाट इज रियल जीडीपी, रियल जीडीपी किसी एक बेस प्राइस, बेस ईयर को मानते हैं, वहां पर प्राइस देखते हैं और करंट ईयर में जो प्राइस हैं उस प्राइस को ना लेके हम बेस ईयर के प्राइस को लेते हैं, और प्रोडक्शन जो लेते हैं वो करंट ईयर पे लेते हैं। यानी यहां पर रियल जीडीपी जो बताता है वो एक्चुअल ग्रोथ बताता है, ग्रोथ इन प्रोडक्शन, पर नॉमिनल जीडीपी बताता है कि प्रोडक्शन में इंक्रीज कितना हुआ है और प्राइसेस में कितना इंक्रीज हुए हैं। यानी ये नॉमिनल जीडीपी क्या बताता है हमें, इंक्रीज इन प्रोडक्शन इनटू इंक्रीज इन प्राइसेस। पर रियल जीडीपी क्या बताता है कि प्रोडक्शन में कितना इंक्रीज हुआ, केवल इनटू 100 कर रहे हैं हम। तो यहां पर ये कट जा रहा है तो ये बच जा रहा है। तो बेसिकली जीडीपी डिफ्लेटर आपको क्या बता रहा है कि जितना भी इंडिया में, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है उनके प्राइसेस में कितना इंक्रीज हो गया है, वो बता रहा है कौन, जीडीपी डिफ्लेटर। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या बता रहा है, सीपीआई क्या बता रहा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये लेता है एक बास्केट ऑफ गुड्स, तो एक बास्केट लेता है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज को रखता है। वो गुड्स एंड सर्विसेज जो होती हैं वो इंपोर्टेड भी हो सकती हैं, बाहर से जो हम लाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, वो भी इंक्लूड कर सकता है। तो ये एक बास्केट ऑफ गुड्स है और उस बास्केट के देखता है कि प्राइस में कितना इंक्रीज होता है, तब वो इन्फ्लेशन को काउंट करता है और उसको बोलते हैं हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। समझ आ रही बात, एकदम मोटा मोटा है। तो जीडीपी डिफ्लेटर में क्या काउंट होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर जितना भी कुछ प्रोड्यूस हो रहा है उनके बेस ईयर के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनके प्राइस में कितना इंक्रीज हुआ है करंट ईयर में। ठीक है, वो क्या बताता है, जीडीपी डिफ्लेटर। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या बताता है, एक बास्केट ऑफ गुड्स में, जिसमें इंपोर्टेड गुड्स भी हो सकते हैं, इंपोर्टेड सर्विसेज भी हो सकती हैं, डोमेस्टिक गुड्स भी हो सकते हैं, डोमेस्टिक सर्विसेज भी हो सकती हैं। वो बास्केट है, उस बास्केट में जो भी होगा उसके कितना प्राइस में इंक्रीज हुआ है वो सीपीआई बताएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए।
सीपीआई इंक्लूड्स ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री व्हाइल जीडीपी डिफ्लेटर डज नॉट। भाई एकदम उल्टा लिखा है, जीडीपी डिफ्लेटर ये करता है बल्कि सीपीआई सबको इंक्लूड नहीं करता है। ये एक बास्केट होता है, उसमें जो होती है केवल उनको इंक्लूड करता है। सीपीआई इंक्लूड्स इंपोर्टेड गुड्स व्हाइल जीडीपी डिफ्लेटर डज नॉट। एकदम सही बात है। जीडीपी का मतलब क्या है? जीडीपी डिफ्लेटर में हम नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी की बात करें। और जीडीपी क्या होता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर एक साल में जितना भी फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही हैं वो जीडीपी होता है। तो उसमें इंपोर्टेड तो काउंट करेंगे नहीं, इसलिए जीडीपी डिफ्लेटर में इंपोर्टेड नहीं होगा, लेकिन सीपीआई में इंपोर्टेड गुड्स हो सकते हैं। थर्ड, वेट असाइन टू ईच गुड्स चेंजेस इन सीपीआई व्हाइल इट रिमेन्स कांस्टेंट इन जीडीपी डिफ्लेटर। जस्ट उल्टा लिखा है। सीपीआई में एक बास्केट होती है और उनका वेटेज एकदम तय होता है, लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर में क्या है, अगर किसी एक्स की, मान लीजिए एक्स कमोडिटी का प्रोडक्शन ज्यादा हुआ तो उसकी वजह से जो इंपैक्ट पड़ेगा वो ज्यादा होगा, तो इसका वेटेज बढ़ जाएगा एक्स का। तो प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है। आलू का प्रोडक्शन ज्यादा हुआ तो आलू के प्राइस में अगर इंक्रीज हो रहा है तो आलू का वेटेज ज्यादा हो जाएगा। तो जीडीपी डिफ्लेटर का कांस्टेंट नहीं रहता, जीडीपी डिफ्लेटर का वेरिएबल रहता है। आई होप आप ये चीजें समझ रहे हैं। आंसर क्या हो गया? ए। ठीक है, तो इसमें करेक्ट कौन सा है? एकदम 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 33, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस टैक्स बॉयंसी? भाई टैक्स बॉयंसी क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ ग्रोथ इन टैक्स रेवेन्यू टू ग्रोथ इन जीडीपी। It is the ratio of gross tax collected by the state to the percentage of national income. It is the ratio of gross tax collected to the total public debt of the state. It is the ratio of growth in tax revenue to the personal disposable income. क्या है आंसर? एक होता है टैक्स बॉयंसी और एक आप एक्स्ट्रा समझ लीजिए टैक्स इलास्टिसिटी। तो दो चीजें होती हैं, एक टैक्स बॉयंसी एंड टैक्स इलास्टिसिटी। दोनों चीजों को समझते हैं। देखिए टैक्स बॉयंसी क्या होता है? जब जीडीपी की ग्रोथ रेट में इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से भारत सरकार का जो टैक्स रेवेन्यू है वो कितना इंक्रीज हो रहा है। तो जीडीपी ग्रोथ रेट का रिलेशन टैक्स रेवेन्यू से कितना है ये कौन बताता है? टैक्स बॉयंसी। तो अगर जैसे जैसे जीडीपी की ग्रोथ रेट हो रही है वैसे हमारे टैक्स का रेवेन्यू भी ग्रो हो रहा है, तो टैक्स क्या है? बॉयंट है। समझे? तो टैक्स बॉयंसी का क्या है? जीडीपी ग्रोथ रेट का रिलेशन टैक्स रेवेन्यू से। तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज द रेशियो ऑफ ग्रोथ इन टैक्स रेवेन्यू टू द ग्रोथ इन जीडीपी। लेकिन टैक्स इलास्टिसिटी क्या होता है? जैसे जैसे आप टैक्स रेट को बढ़ाएंगे उसका इंपैक्ट टैक्स रेवेन्यू पे क्या होगा, ये कौन बताता है? इसे क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी, टैक्स इलास्टिसिटी। तो आपने पढ़ा है लाफर कर्व, याद है? टैक्स बढ़ाते हैं तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है, एक समय के बाद वो मैक्सिमम हो जाता है, उसके बाद वो डिक्रीज होने लगता है जैसे हम टैक्स बढ़ाते हैं। तो टैक्स, जब तक टैक्स रेट बढ़ा रहे हैं तब तक टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है, तब तक वो टैक्स क्या है? इलास्टिक है। इसे बोलते हैं टैक्स इलास्टिसिटी। ठीक है, तो टैक्स रेट का रिलेशन टैक्स रेवेन्यू से क्या है ये बताता है टैक्स इलास्टिसिटी। टैक्स बॉयंसी क्या है? जीडीपी में कितना ग्रोथ रेट हो रहा है उसकी वजह से कितना हमारा टैक्स रेवेन्यू में ग्रोथ हो रहा है, ये बताता है टैक्स बॉयंसी। आई होप ये क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, आइए इस पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसेशन? तो रिसेशन के बारे में पूछ रहा है बेसिकली। जनरल राइज इन डिमांड, नहीं भाई, डिमांड में डिक्रीज हो जाता है रिसेशन में, डिमांड कम हो जाती है। और किसी चीज की डिमांड कम होगी और सप्लाई मेंटेन है तो उसमें क्या होगा? इन्फ्लेशन डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं। फॉल इन द एम्प्लॉयमेंट रेट, तो एम्प्लॉयमेंट रेट जाहिर सी बात गिर जाएगा। जब डिमांड गिर जा रही है, डिमांड गिरने की वजह क्या हो सकती है? हो सकता है इंडस्ट्रीज बंद हो गई हो, है ना, हो सकता है उनकी इनकम ना मिल रही हो, तो इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, उनको इनकम नहीं मिल रही है, इसकी वजह से वो डिमांड नहीं कर पा रहे हैं, है ना, उसकी वजह से इन्फ्लेशन भी कम हो रहा है। तो अगर इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं तो एम्प्लॉयमेंट रेट गिरेगा या बढ़ेगा? बेसिकली गिरेगा। तो ये क्या है? सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? C3 ओनली। रिसेशन इज अ माइल्ड फॉर्म ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। 38, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमी स्टरलाइजेशन रिफर्स टू व्हाट? तो ये स्टरलाइजेशन क्या होता है? ऑपरेशन बाय आरबीआई टू न्यूट्रलाइज इफेक्ट ऑफ एक्सेस इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। ऑपरेशन बाय आरबीआई टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ हाई नॉन प्रॉफिट असेट
ऑन द इकोनॉमी, ऑपरेशन बाय आरबीआई टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट ऑन द इकोनॉमी। क्या सही है बताइए? इकोनॉमी का टेस्ट बहुत बेहतरीन था, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट डिजाइन किया गया है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। और आई मस्ट से कि अगर आपने नहीं अटेम्प्ट किया तो पूरा अटेम्प्ट कीजिएगा, और एक नहीं एक बार और अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है? तो 2 मौके आपको मिलेंगे, आई थिंक 2 बार आप दे सकते हैं, तो आप दोबारा देना भी प्रेफर कीजिएगा कुछ दिनों बाद। ये स्टरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी रेफर्स क्या होता है? स्टरलाइजेशन क्या होता है? देखिए, हमारे देश में मान लीजिए एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं हम, उसकी वजह से डॉलर बहुत ढेर सारे इंडिया में आएंगे। इंडिया में डॉलर अंदर आया और लोगों ने उसको कन्वर्ट कराया, क्योंकि इंडिया में तो रुपया चलेगा, डॉलर तो चलेगा नहीं, तो एक्सचेंज करवाना पड़ता है। तो डॉलर जैसे इंक्रीज होगा, उसकी वजह से जब एक्सचेंज करवाएंगे तो रुपया की सप्लाई, मनी सप्लाई जिसे हम कहते हैं, वो इंक्रीज हो जाएगी। इकोनॉमी में मनी सप्लाई जैसे इंक्रीज होगी तो लोग डिमांड बहुत तेजी से करेंगे, डिमांड बहुत ज्यादा करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो आरबीआई को बहुत दुख होगा। आरबीआई का काम क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना। तो आरबीआई कुछ तो कुछ स्टेप लेगा, हो सकता है वो रेपो रेट से भी संभाल सकता है, जो उसके पास मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स होते हैं, क्रेडिट कंट्रोलर्स होते हैं, उनसे वो कर सकता है। एक होता है स्टरलाइजेशन, इसके इफेक्ट को मिटाने के लिए आरबीआई क्या कर सकता है? मार्केट में जाएगा, क्योंकि मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई है, तो मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लोगों को बेच देगा, तो लोगों को गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगा, लोगों से पैसे लेगा, तो लोगों से जब पैसे लेगा तो मनी सप्लाई को, मनी को, इकोनॉमी में जितनी मनी सप्लाई है उसको सक करेगा, है ना? तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दी और लोगों से पैसे लिए, तो लोगों से जैसे उसने पैसे लिए, लोगों के हाथ में पैसे कम आएंगे, डिमांड कम करेंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सटर्नलाइजेशन। तो अगर आरबीआई सक्सेसफुल हो गया ये करने में तो उसको बोलते हैं स्टरलाइजेशन। तो आंसर क्या हो गया? ऑपरेशन बाय आरबीआई टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेस इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए या एक्सपोर्ट से हमारा डॉलर, हमारे इनकमिंग बढ़ जाए डॉलर की हमारे देश में, कोई भी बात हो सकती है, तो इन्वेस्टमेंट की वजह से भी हो सकता है। बिल्कुल सही है। 52 क्वेश्चन देखिए भाई, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन करेंसी। कन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या है? कि भाई अपना रुपया आपने कहीं भी दिया, जैसे डॉलर का कन्वर्टिबिलिटी अगर डॉलर के रूप में देखें, डॉलर के बारे में सोचिए, डॉलर आपने कहीं पर भी दिया, आपको तुरंत वो कन्वर्ट करके किसी भी करेंसी में आपको तुरंत दे देंगे। यानी डॉलर जो है फुल्ली कन्वर्टेबल है। इंडियन रुपीज ऐसा है नहीं, आप इंडियन रुपीज कहीं और लेके जाइए, मे भी वो मना करते हैं कि हम इसको एक्सेप्ट करके आपको ये करेंसी नहीं देना चाहते और नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ये फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है। तो आरबीआई के पास अगर आप जाएंगे अपना रुपया लेके और कहेंगे कि मुझे इतने डॉलर में कन्वर्ट करके दे दीजिए, तो हो सकता है आरबीआई आपको मना कर दे, क्योंकि हम फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है। लेकिन किस अकाउंट में नहीं है, ये समझने वाली बात है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 2 अकाउंट है, करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो 2 अकाउंट है हमारे पास, एक है करेंट अकाउंट एंड एक है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में हमारे पास फुल कन्वर्टिबिलिटी है, तो करंट अकाउंट में कन्वर्टिबिलिटी अलाउड है जब तक कि आपको रिस्ट्रिक्ट ना किया जाए। तो कुछ एक्सेप्शन होंगे जहां पर आपको उस काम के लिए एक्सचेंज करके रुपया, डॉलर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो करंट अकाउंट में पूरी तरह से हमारे कन्वर्टिबिलिटी है, पर कुछ एक्सेप्शन है। लेकिन कैपिटल अकाउंट में पूरा रिस्ट्रिक्शन है, कैपिटल अकाउंट में पूरा रिस्ट्रिक्शन है जब तक कि आपको अलाउड न किया जाए। तो अगर जब तक आपको अलाउड नहीं किया जाए तब तक आप कैपिटल अकाउंट के पर्पज से एक्सचेंज नहीं करवा सकते, कन्वर्टेबल नहीं है करेंसी। तो ये फंडा है पूरा कन्वर्टेबिलिटी ऑफ इंडियन करेंसी का। क्या लिखा है? फॉर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन इंडियन रुपी कैन बी फुल्ली कन्वर्टेबल इनटू एनी फॉरेन करेंसी। एकदम सही है भाई, जब तक आपको एक्सेप्शन, जब तक आपको रिस्ट्रिक्ट ना किया जाए तब तक फुल्ली कन्वर्टेबल है करंट अकाउंट में। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट है कैपिटल अकाउंट में। इंडिया हैज इंट्रोड्यूस द फुल कन्वर्टेबिलिटी इन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन सिंस 2019। ये एकदम गलत है, हमने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो पूछा है करेक्ट कौन सा है, तो पहला एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 55, which of the following factors are responsible for demand pull inflation?
तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है कि डिमांड में इंक्रीज होने की वजह से इन्फ्लेशन में इंक्रीज हो, तो इन्फ्लेशन में इंक्रीज होने का जो कारण हो वो डिमांड बढ़ रही है इसकी वजह से हो, ठीक है। तो एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक होता है सप्लाई साइड इन्फ्लेशन, पढ़ा होगा आपने। इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, यानी लोगों की इनकम बढ़ रही है, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, इसका मतलब क्या है, डिमांड साइड इन्फ्लेशन है, यानी डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, बिल्कुल सही है। डेफिसिट फाइनेंसिंग, व्हाट इज डेफिसिट? डेफिसिट को बोलते हैं घाटा, इसमें तेरा घाटा है ना। देखिए गवर्नमेंट का जो भी अकाउंट है, मान लीजिए गवर्नमेंट की पॉकेट है, तो कुछ गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आता है, गवर्नमेंट कुछ एक्सपेंडिचर करती है। लेट्स से गवर्नमेंट के पास 100 रुपए का रेवेन्यू आया, लेकिन गवर्नमेंट ने 120 रुपए का एक्सपेंडिचर कर दिया, तो गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर अपने रेवेन्यू से ज्यादा कर दिया, यानी गवर्नमेंट को क्या हो गया, घाटा हो गया, इसे बोलते हैं डेफिसिट। और ये घाटे की भरपाई कैसे करेगी? तो आप पूछ रहे होंगे रेवेन्यू 100 रुपए का आया, लेकिन गवर्नमेंट ने 120 रुपए का एक्सपेंडिचर कर दिया, ये कर कैसे दिया 20 रुपए का ज्यादा? अरे भाई कहीं ना कहीं से बोरो कर लिया, तो अपने डेफिसिट को कहीं ना कहीं से फाइनेंस करवा लिया, इसी चीज को बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। गवर्नमेंट किस पर्पस के लिए लोन लेती है? डेफिसिट फाइनेंसिंग, यानी अगर ये 20 रुपए का अगर गवर्नमेंट ने लोन लिया और एक्सपेंडिचर 120 रुपए का किया, तो ये किस पर्पस के लिए कर रही है? भाई गवर्नमेंट जो काम करती है एक्सपेंडिचर, वो बेसिकली जैसे मनरेगा के लिए किया, मनरेगा में लोगों को जॉब देने के लिए, या गवर्नमेंट ने रोड्स बनवाई, कैनल्स बनवाई, बिल्डिंग्स बनवाई, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया। अब भाई यहाँ पर रोड्स बनवाई गवर्नमेंट, तो लोगों को जॉब देगी, लोगों को पैसा देगी। तो गवर्नमेंट जब बहुत ढेर सारा एक्सपेंडिचर करती है तो लोगों के हाथ में पैसे ज्यादा आते हैं, लोगों के हाथ में पैसे ज्यादा आते हैं तो वो डिमांड ज्यादा करते हैं और उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो कैसा हुआ? डिमांड पुल इन्फ्लेशन हुआ, ये हमारा डेफिसिट फाइनेंसिंग। रिलेशन समझ में आया? इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिशियंसीज, इसका मतलब क्या? भाई आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो आप जितना प्रोड्यूस करना चाह रहे थे उतना प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब सप्लाई में कमी आ रही है। अब किसी चीज की सप्लाई घट रही है और डिमांड उतनी है, तो भी उसके प्राइस बढ़ेंगे, लेकिन ये किस साइड से? सप्लाई साइड से। तो आंसर थर्ड बिल्कुल नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 एंड 2। ठीक है, कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? तो 1 एंड 2 रिस्पॉन्सिबल है, थर्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं है। 65 पे आइए। Which of the following factors can be attributed to the growth of unemployment in India? तो अनएम्प्लॉयमेंट में बढ़ रहा है, उस कौन से फैक्टर जाहिर सी बात है उसको सपोर्ट करेंगे, बताइए। ग्रोथ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, स्लो ग्रोथ इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी। तो अगर ग्रोथ स्लो हो रही है तो जाहिर सी बात है, अगर ग्रोथ स्लो है, माफ कीजिएगा स्लो है, तो अगर जीडीपी की ग्रोथ स्लो है, जीडीपी की ग्रोथ, अब 3 सेक्टर होते हैं आपको पता है, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर बेसिकली। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है तो लोगों को जॉब नहीं मिलेगी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एग्रीकल्चर में वैसे भी हमारे पास डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है ना, उसमें क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो वर्कर की होती है वो जीरो होती है, शून्य होती है। लो एक्सपेंशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का स्लो एक्सपेंशन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वो एक अनएम्प्लॉयमेंट का कारण बिल्कुल हो सकता है। कंसंट्रेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज, अब ज्यादातर लोग लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में खर्च ना करके मशीन में खर्च कर रहे हैं, तो मशीन्स को प्रेफर कर रहे हैं लेबर के ऊपर। तो कुछ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती है, कुछ मशीन इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती है, जिसे हम बोलते हैं कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। उसमें अगर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जाहिर सी बात है आप मशीन्स को एम्प्लॉय कर रहे हैं, इंसानों को नहीं, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या है? फिनिश्ड गुड्स पे जो ड्यूटी लग रही है वो कम है, और रॉ मटेरियल पे जो ड्यूटी लग रही है वो ज्यादा है। यानी एग्जांपल के लिए अगर हम टायर ले रहे हैं बना बनाया, तो उस पर इंपोर्टेड ड्यूटी लग रही है 5%, लेकिन अगर हम रबड़ ले रहे हैं टायर बनाने के लिए तो उस पर इंपोर्टेड ड्यूटी लग रही है 15%। समझ रहे हैं, इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर।
इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब है कि रॉ मटेरियल पे ड्यूटी ज्यादा लगना और फिनिश्ड गुड्स पर ड्यूटी कम लगना, इसे बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। पढ़िए ऑप्शन। import duty on tires is 15% whereas import duty on rubber is 10%। ये तो जस्ट उल्टा लिखा है भाई, इसे बोलते नहीं इन्वर्टेड ड्यूटी। import duty on automobile in India is 14% whereas the excise duty on automobiles within India is 10%। import duty on tires is 10% whereas that on rubber is 20%। क्या हो गया आंसर? सी। टायर पर इंपोर्ट ड्यूटी कम लग रही है, टायर एक फिनिश प्रोडक्ट है, रबर पर ज्यादा लग रही है, तो रॉ मटेरियल पे ज्यादा लग रही है, इसलिए कैसा स्ट्रक्चर है? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर इज सिचुएशन वेयर इंपोर्ट ड्यूटी ऑन फिनिश्ड गुड इज लोअर कंपेयर टू द इंपोर्ट ड्यूटी ऑन द रॉ मटेरियल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, which of the following is our qualitative tools of control to control credit creation by RBI। तो RBI क्रेडिट को कंट्रोल करता है, किसके क्रेडिट को कंट्रोल करता है? बैंकों के द्वारा जो क्रेडिट दिया जाता है लोगों को, उसको कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, और उसकी वजह से वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है। तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है कि इन्फ्लेशन को 2 से 6% के बीच में रखना है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई बैंकों के द्वारा जो क्रेडिट दिया जाता है, द क्रेडिट गिवन बाय द बैंक्स, उसको कंट्रोल करता है, उसकी वजह से मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी को कंट्रोल करता है, और हेंस वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। अब क्रेडिट जो देता है, क्रेडिट कंट्रोलर्स दो टाइप के हो सकते हैं। तो आरबीआई जो बैंकों के द्वारा क्रेडिट दिया जाता है उसको दो तरीके से कंट्रोल कर सकता है। तो आरबीआई के पास कुछ क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं, क्वांटिटेटिव, और कुछ होते हैं मेजर्स क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मेजर्स मतलब उनकी क्वांटिटी में चेंज करके आरबीआई क्या करता है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, जैसे कि रेपो रेट, जैसे कि रिवर्स रेपो रेट, जैसे कि सीआरआर, एसएलआर, एसडीएफ। ठीक है। एसएलआर, इन सब की क्वांटिटी में चेंज करके आरबीआई क्या करता है? क्रेडिट को कंट्रोल करता है जो बैंकों के द्वारा दिया जाता है। कुछ होते हैं क्वालिटेटिव टूल्स, जैसे कि राशनिंग ऑफ क्रेडिट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट की राशनिंग करना, जैसे हमने पढ़ा था प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, है ना। एक होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये भी क्या है? क्वालिटेटिव टूल्स है। इसे मार्जिन को बैलेंस करता है, जैसे अगर किसी ने 16 करोड़ का लोन मांगा तो कुछ मार्जिन रखता है, 20-30% का मार्जिन रख के बाकी लोन देता है। तो पूरा का पूरा 16 करोड़ का लोन ना देके कुछ मार्जिन रख के लोन देता है। क्वालिटेटिव मेथड होता है आरबीआई का, बैंक के द्वारा जो क्रेडिट कंट्रोल करने का एक तरीका होता है। ठीक है। तो ये दोनों कैसे हैं? अगर आपको ये दोनों पता है कि ये दोनों क्वांटिटेटिव टूल्स हैं, तो 1 और 2 एलिमिनेट कर लीजिए, वैसे ही आपका आंसर आ जाएगा। तो डी ऑप्शन दिख नहीं रहा है, इसका आंसर है 3 और 4। ठीक है। तो ये दोनों है क्वालिटेटिव टूल्स, तो आंसर आई थिंक क्या है? डी है। डी ऑप्शन ही है 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 83, which of the following correctly defines the term dependency ratio। देखिए 3 तरह के लोग रहते हैं। एक होते हैं 0 से 15 साल के, जिसे हम चिल्ड्रन बोलते हैं भाई, बच्चे। एक 15 से 64 साल के लोग होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं वर्किंग एज पॉपुलेशन, बेसिकली वर्किंग एज पॉपुलेशन। और एक होते हैं 64 साल के ऊपर वाले, जो होते हैं ओल्ड एज पॉपुलेशन, बूढ़े लोग। ठीक है। डिपेंडेंट कौन होता है? ये तो बच्चे डिपेंडेंट हो गए, ये तो बूढ़े डिपेंडेंट हो गए। डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है? 15 साल से कम बच्चे प्लस 64-65 साल के ऊपर वाले और लोग, उनका रेशियो, उनकी पॉपुलेशन का रेशियो जितने वर्किंग एज में है उसके पॉपुलेशन से, उस रेशियो को बोलते हैं डिपेंडेंसी रेशियो। तो डिपेंडेंट लोगों की संख्या जितनी भी होगी डिवाइड बाई जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है। तो डिपेंडेंसी रेशियो क्या बताएगा कि कितने वर्किंग एज पॉपुलेशन पे, कितने लोगों पे, कितने लोग आश्रित हैं, कितने लोग डिपेंडेंट हैं। तो अगर ये रेशियो वर्किंग एज पॉपुलेशन वाले ज्यादा होंगे, अगर ये रेशियो कम होगा
तो इकोनॉमी के लिए उतना बेहतर होगा। समझ रहे हैं आप? ठीक है। 93, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग गिवन गुड्स। देखिए गिवन गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनका प्राइस इंक्रीज होता है तो उनकी डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि गोल्ड, गोल्ड क्या है? गिवन गुड्स है। तो यहां पर क्या होगा? द डिमांड ऑफ गिवन गुड्स इंक्रीजेस विथ एन इंक्रीज इन देयर प्राइसेस। ऐसे गुड्स को बोलते हैं गिवन गुड्स। बेसिकली एकदम फैक्चुअल सवाल था ये तो। क्वेश्चन नंबर 99 भाई, deflation is a persistent fall in the general price level of goods and services. Disinflation is a decrease in the rate of inflation. बताइए क्या सही है? देखिए डिसइंफ्लेशन दो होते हैं। डिसइंफ्लेशन होता है एक होता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन होता है निगेटिव इन्फ्लेशन। तो जब निगेटिव रेट हो जाता है इन्फ्लेशन का, निगेटिव रेट, आई डोंट नो ये क्या हो रहा है, निगेटिव रेट लेट मी रब दिस। एक होता है डिसइन्फ्लेशन, एक होता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन इज बेसिकली नेगेटिव इन्फ्लेशन रेट। तो इन्फ्लेशन जब नेगेटिव में चला जाता है तो उसे हम बोलते हैं डिफ्लेशन। लेकिन व्हाट इज डिसइन्फ्लेशन? जैसे मान लीजिए इन्फ्लेशन था 5%, वो घट के 3% हो गया, तो डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इसको बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। तो 5% से वो 3% हो गया, फिर 2% हो गया, फिर 1% हो गया, ये डिक्रीज हो रहा है ना, रेट ऑफ इन्फ्लेशन में डिक्रीज हो रहा है, इसे बोलेंगे डिसइन्फ्लेशन। लेकिन जैसे ये नेगेटिव 2% चला गया, -2% हो गया इन्फ्लेशन, तो उसे क्या बोलेंगे? डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन इज अ परसिस्टेंट फॉल इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एकदम सही है, ये नेगेटिव हो जाता है बेसिकली, है ना, इतना। लेकिन डिसइन्फ्लेशन इज अ डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है। आंसर क्या हो जाएगा? सी, बोथ 1 and 2। ठीक है, मैंने लिख भी दिया आपके लिए। ये पीपीटी या पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा आईएएस सेतु के टेलीग्राम चैनल पे। टेस्ट बहुत ही बेहतरीन था। अगर आपने अप्रोच नहीं किया, अटेम्प्ट नहीं किया है, उस टेस्ट को लगाइए। और मेरी सलाह तो आपको ये है कि इस टेस्ट को आप 2 बार लगाइए। क्वेश्चंस की क्वालिटीज बहुत बेहतर है, बहुत बेहतरीन है। डिस्कशन वीडियोज अगर आपको पसंद आई हो तो हिट द लाइक बटन, और हमारे साथ ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।